Hello everyone, a very warm welcome on the channel ARA 24/7 and regulatory bodies. Now ये जो सेशन होगा ये सेशन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि दिस इज अबाउट एसओ. दिस इज अबाउट आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन, जो कि एक साइक्लिक एग्जामिनेशन है जिसके होने के चांसेस 100% होते हैं. जो नोटिफिकेशन आपका ऑलमोस्ट आई थिंक दिसंबर लास्ट तक आप लोगों का आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज होता है, जिसमें आपके आईबीपीएस पीओ एसओ और क्लैरिकल और आरआरबी एग्जाम के बारे में बताया जाता है. इसी तरीके से इस साल यानी कि 2025 के एसओ एग्जामिनेशन के बारे में भी ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया गया है आपके आईबीपीएस कैलेंडर के थ्रू. एग्जामिनेशन हमारा होना है नवंबर में. पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और फिर उसके बाद स्कोर कार्ड्स आने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल मेरिट जो है वो आपके सामने आएगी, जो कि 1 अप्रैल को रिलीज होते हैं आपके फाइनल सिलेक्शंस. तो फाइनल सिलेक्शन आपका 2026 1 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा. अब इससे पहले मैं आपका एक रोड मैप वाला सेशन पहले आपके साथ कर चुकी हूं, जो कि अपने इसी चैनल पर मौजूद है. आप अगर वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आईबीपीएस का रोड मैप का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसको जरूर जाके देखिएगा, आपको बेसिक चीजें पता चल जाएंगी. तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के. इस सेशन में समझने के लिए स्पेशली आज का सेशन जो होगा वो होगा हमारा इस सिलेबस को समझने पे, कि हमारा सिलेबस में क्या है, फेज 1 के सिलेबस में क्या है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाए. इस बारे में आज का जो डिस्कशन है वो इस बारे में ज्यादा होगा. तो अगर बिगिनर हैं तो आई थिंक ये सेशन आपके लिए एक मस्ट सेशन है आईबीपीएस एसओ एस्पिरेंट के लिए, इफ यू आर अ बिगिनर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर वी स्टार्ट गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग सो मेनी नोटिफिकेशन, सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज. जो आपके इसके नोटिफिकेशन आते हैं, उनके अपडेट्स आते हैं, उनके लिए हम आपको हमेशा बताते रहते हैं. अगर आप हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए तो रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना. चलिए शुरू करते हैं. मेरा नाम है नीलम गहलोत और आज का सेशन होगा, इट इज एंटायरली अबाउट द सिलेबस ऑफ आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली स्लाइड इस बारे में कि आईबीपीएस एसओ में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि एसओ ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन किन पोस्ट पे निकाला जाता है. 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए है. ये है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एचआर या पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और साथ ही साथ राजभाषा अधिकारी. इन 6 पोस्ट के लिए आपका ये फॉर्म आउट होता है. इसमें अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें रहती है, तो अभी पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड पे अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे वैकेंसी जो है वो मार्केटिंग में देखने को मिलती है. सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी हमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में देखने को मिलती है. तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी हमें दिखाई देती है आईटी ऑफिसर में तीसरे नंबर पे दिखती है. उसके बाद एचआर हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया और राजभाषा अधिकारी हो गया. तो ये बाकी में जो ऊपर नीचे होता रहता है उसमें हम किसी एक सटीक बात पे नहीं आ सकते. ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ वैकेंसी. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ऊपर बता देती हूँ. एलिजिबल होने के लिए आपकी एज अगर अनरिजर्व कैटेगरी से तो 20 से 30 साल, और बाकी अगर एससी एसटी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा. ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा. और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है. तो ये सारी जानकारी आपकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड. देन अगर बात की जाए आपके इस में ग्रेजुएशन से रिलेटेड या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो इन सभी पोस्ट में ग्रेजुएशन तो मस्ट है, लेकिन जैसे मार्केटिंग की पोस्ट में आपसे एमबीए भी मांगा गया है, जिसके बारे में मैं डिटेल आपको पहले बता चुकी हूं. उस सेशन को जाके आप देख लीजिएगा अगर आपको जानकारी नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का. तो जैसे लॉ ऑफिसर का एग्जाम के लिए आपके पास लीगल डिग्री होना जरूरी है, आपने लॉ किया हो और साथ ही साथ आपने अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर भी करा दिया हो. नाउ वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, तो मेक श्योर करें आप वो वीडियो में जाके पूरा डिटेल में उसको देख लें. फिलहाल हम आते हैं, ये हमारे आईबीपीएस एसओ कैलेंडर की क्लिप है और इस क्लिप में आपको मैं दिखाना चाहती हूँ जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम है फॉर 2025 से 2026 के लिए. वो एग्जाम आपका होगा नवंबर में 22 और 23 ऑफ नवंबर में होगा और उसके बाद आपका मेंस होगा 4 जनवरी को. ठीक है, मेंस होगा आपका कब, 4 जनवरी को. चलिए, अब प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न आप सबको पता होगा क्योंकि हम सभी मेंटर्स आपको बराबर बताते रहते हैं. प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो आपके 4 पोस्ट के लिए सेम होता है, 2 पोस्ट के लिए अलग होता है. 4 पोस्ट जिसके लिए सेम होता है वो है आपका एएफओ, आईटी, मार्केटिंग और साथ में एचआर. इसमें आपके 3 सेक्शंस आते हैं, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, क्वांट आता है. इंग्लिश और रीजनिंग और क्वांट में रीजनिंग और क्वांट को बराबर वेटेज मिला है. 50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स होंगे. तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स का पेपर होगा. इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश में होगा, लेकिन बाकी 2 पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके सामने आएंगे. आपके जिस भाषा
में अच्छी पकड़ है, आप उसमें रीजनिंग और मैथ का यानी कि क्वांट का पेपर दे सकते हैं। सेक्शनल टाइमिंग है 40 मिनट यहाँ, 40 मिनट यहाँ 40 मिनट, तो पूरा का पूरा पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 120 मिनट। लेकिन सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है कि जैसे ही आपके इंग्लिश का सेक्शन सबसे पहले आएगा और इंग्लिश के सेक्शन के जैसे ही 40 मिनट पूरे होंगे तो इंग्लिश का सेक्शन बंद होने के बाद आपका डायरेक्टली रीजनिंग का सेक्शन आ जाएगा। मतलब 40 मिनट पूरे होने पे भले ही आपके 50 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 मिनट कंप्लीट, आगे सेक्शन चेंज हो जाएगा टू रीजनिंग, और रीजनिंग के जैसे 40 मिनट्स कंप्लीट होते हैं वैसे ही वो सेक्शन चेंज हो जाएगा आपका क्वांट में। तो सेक्शनल टाइमिंग कहीं ना कहीं आपको एक बेटर स्ट्रेटेजी, बेटर स्पीड और साथ ही साथ एक अच्छी एक्यूरेसी की तरफ पुश करती है। मेक श्योर करें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जब तक आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि नवंबर तक आप एक अच्छी अपने आप को कॉन्फिडेंस में देखते हो। जैसा कि मैंने बोला 4 पोस्ट के लिए सेम होता है लेकिन 2 पोस्ट के लिए अलग होता है। 2 पोस्ट कौन से जिनके लिए अलग होता है? एक लॉ और एक राजभाषा अधिकारी। लॉ और राजभाषा अधिकारी वाले बच्चों के लिए क्वांट नहीं पूछी जाती, उनको पूछी जाती जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में भी स्पेशल रेफरेंस होता है बैंकिंग इंडस्ट्री का। बाकी सब कुछ सेम है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे लेकिन 25 मार्क्स के। रीजनिंग कॉमन है, रीजनिंग लॉ और राजभाषा वालों को भी पूछी जा रही है, तो रीजनिंग बराबर है। और फिर जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। आज का सेशन एक्चुअली और पेनल्टी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 नंबर आपको नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -0.25 मार्क्स आपको मिलेंगे कोई भी क्वेश्चन गलत करने पे, इस बात का ख्याल रखिएगा। मूविंग ऑन, स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो स्ट्रैटेजी पे, और जैसे हम बात स्ट्रैटेजी की करते हैं, स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपको लेके जाती है आपके सिलेबस पे, क्योंकि सारी की सारी स्ट्रैटेजी आपके सिलेबस से ही होके निकलेगी, है ना। तो सिलेबस क्या कहता है आपका, सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस कुछ यूं है, सिलेबस में मैंने हर चीज का एक सेपरेशन कर दिया विद कलर्स। रीजनिंग सिलेबस का ये पूरा एंटायर सिलेबस है जिसमें कुछ टॉपिक है जो आपके इजी टू मास्टर है। इजी टू मास्टर का मतलब है कि ये वो टॉपिक है जिनको आप इजीली ग्रास्प कर सकते हो, जिसपे आप अपनी पकड़ बना सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करके यू कैन फील गुड कॉन्फिडेंस इन दीज एरियाज, इन दीज टॉपिक। उसमें सबसे पहला है कोडिंग। कोडिंग फंडामेंटल टॉपिक है, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कोडिंग बहुत सारे और टॉपिक्स में आपको हेल्प कर रहा होता है। तो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल इज कोडिंग, ठीक है। देन मूविंग ऑन, कोडिंग के बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये आसान टॉपिक है। अल्फाबेट टेस्ट आसान है, डिस्टेंस डायरेक्शंस सिंपल से कॉन्सेप्ट है, थोड़ी प्रैक्टिस से आप इसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो ये सारे टॉपिक आपके इजी टॉपिक है। देन कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक का मतलब है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है। इन टॉपिक्स को अच्छा करने के लिए आपकी प्रैक्टिस हाई लेवल होनी चाहिए। स्लॉक्स हो गया, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आप ये कह सकते हैं आपका एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, और उस 50 में से अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो आपके इसी एरिया से आएंगे, सीटिंग और पजल्स के मिला के। तो इसकी प्रैक्टिस तो आपको डे 1 से शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम का जो लेवल होता है वो मैं बोलूंगी कि मेजरली जो लेवल होता है आपके एग्जाम का रीजनिंग का वो होता है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि मैम सेक्शनल टाइमिंग कितनी, सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है, तो सेक्शनल कट ऑफ 50 मार्क्स में से आपकी, आप मान के चलिए कि अगर आप 10 to 15 मार्क्स अच्छे से टारगेट कर रहे हैं तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। हालांकि 10 से 15 से नीचे ही आपकी कट ऑफ रहती है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड बता रही हूं ताकि आप कहीं पे भी कोई भी कमी ना करें, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश का फंडामेंटल बहुत सिंपल है कि इंग्लिश में 3 चीजें काम करती हैं आपकी। पहला कि आपकी ग्रामर पे पकड़ है कि नहीं, दूसरा कि आपके रीडिंग स्किल्स कैसे है, मतलब कि आप पढ़ते किस तरह से, आप समझते किस तरह से चीजों को, है ना, एक वो। देन तीसरी चीज होती है आपकी दैट आपकी वोकैब पे पकड़ कैसी है, आपकी वोकैब कैसी है, राइट। ये तो ये तीनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। नाउ ग्रामर बेस्ड की बात की जाए, ग्रामर बेस्ड की बात की जाए तो स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस बेस्ड एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस करेक्शंस हैं, वर्ड स्वैप है, स्पेलिंग एरर है और कनेक्टर्स हैं। ये सारे जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं ग्रामर बेस्ड ज्यादा है, ग्रामर ओरिएंटेड है। उधर ऑन दी अदर साइड रीडिंग और ग्रामर और वोकैब, एक सेक्शन आपका ऐसा बनता है जहां पे रीडिंग स्किल्स, आपकी वोकैबुलरी और साथ ही साथ आपके ग्रामर, ये तीनों को कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है, जिसमें डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एरिया होता है इंग्लिश के लिए। पैरा जंपल्स है, पैरा कंप्लीशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये सब कुछ आपकी वोकैबुलरी, आपकी रीडिंग स्किल्स और साथ ही साथ आपका
जो है ग्रामर नॉलेज को चेक करने वाले एरियाज हैं। अगर इंग्लिश में, जो कि मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि इंग्लिश में अगर अपने आप को बेहतर करना है तो आपको इंग्लिश रीड करना शुरू कर देना चाहिए। स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस। आप हिंदू के आर्टिकल रीड कर सकते हैं, आपको लाइव मिनट के करने वो कर लीजिए, बट यू शुड स्टार्ट रीडिंग। और जब आप आर्टिकल रीड करेंगे तो आपकी समझ बहुत ज्यादा बढ़ेगी इंग्लिश को लेकर। नाउ कमिंग टू क्वांट। क्वांट में तीन चीजें हैं। क्वांट में तीन चीजें, एक ऐसा एरिया जो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा एरिया जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर करके अच्छा हो सकते हैं, और एक ऐसा एरिया जो बिना कॉन्सेप्ट के काम नहीं करेगा। तो इजी टू मास्टर टॉपिक में नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग और रॉन्ग दोनों आ जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वांटिटी कंपैरिजन। ये चार ऐसे टॉपिक है जो जहां पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं, केवल प्रैक्टिस से आप बहुत बेहतर कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस करना है। देन आता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक, यानी कि परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके साथ साथ टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम। ये सारा वो एरिया है जो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये कहलाता है पूरा का पूरा अर्थमेटिक। ये स्ट्रांग होगा तभी जाके आप यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी कर पाओगे, तभी जाके आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर पाओगे, तभी जाके इनमें आप एक अच्छी पकड़ बना सकते हो। अगर ये क्लियर नहीं है तो यहाँ के तो नंबर लूज होंगे ही, लेकिन आप डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी में भी अच्छा नहीं कर सकते, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन इन्हीं लॉजिक्स पे काम करता है। स्पेशली डेटा सफिशिएंसी तो सारा का सारा इसी पे काम करेगा। और जब डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करोगे, यानी कि डीआई को सॉल्व करोगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो फंडामेंटल्स लगते हैं, परसेंटेज, रेशियो, वो आप यहां से सीखते हैं, एवरेज वो आप यहां से सीखते हैं, ठीक है। देन आपका मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ये कुछ ऐसे टॉपिक अच्छे बन गए तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज आपको लेकिन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस। देन मूविंग ऑन टू जनरल अवेयरनेस सिलेबस। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में जैसा कि मैंने बताया, कुछ पोर्शन आपका स्टैटिक होता है और कुछ पोर्शन आपका करंट होता है। स्टैटिक में आ गया, स्टैटिक बैंकिंग आ गई, करेंसीज आ गई, हेडक्वार्टर आ गए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस आ गए, डेट्स आ गए, बुक्स एंड ऑथर्स आ गए, अवार्ड्स आ गए। ये जो सारा एरिया है ना, ये सारा एरिया आप रिपीट करते रहिए। इनको 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 फाइल्स में या पीडीएफ में ले लीजिए और इनको रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए एग्जाम तक, तो ये अपने आप ही सेट हो जाएंगे। मतलब इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं, जस्ट यू शुड हैव द राइट कंटेंट एंड जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द कंटेंट, और आप यू विल बी गुड एट दिस। दूसरा है करंट। करंट का मतलब वर्तमान, यानी कि जो आसपास की चीजें आपके एग्जाम से पहले। तो एग्जाम अगर मेरा नवंबर में होना है तो नवंबर से 6 मंथ पहले की ये चीजें आपके पास कवर होनी चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस में यहाँ पे आपके जो स्टैटिक बैंकिंग है वो तो आती ही है, बट साथ में जो बैंक्स में आजकल चल रहा है या पिछले 6 महीने में चल रहा है नवंबर से पहले, तो वो भी आपके क्लियर करंट अफेयर्स के तौर पे आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आरबीआई के सर्कुलर्स आपको पता होने चाहिए, हालांकि इसका बहुत ज्यादा रोल मैं बोलूंगी यहाँ पे आपके नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में इसका ज्यादा रोल होता है, बट हाँ, यू शुड हैव अ कमांड ओवर दिस ऑल्सो। और आपको पता है कि जीए का सिलेबस केवल आपके लॉ एग्जाम, लॉ पोस्ट और राजभाषा वाली पोस्ट में आता है। ये हमारी बाकी एचआर, मार्केटिंग, आईटी और एएफओ की पोस्ट के लिए ये सेक्शन नहीं आता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली पिछले मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको आना जरूरी है, इट इज अ मस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें गाइस, दिस वाज द एंटायर सिलेबस एंड दिस वाज आल्सो द एंटायर थिंग कि कैसे करना है। अब स्ट्रैटेजी पे वापस आते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है 3 फेजेस, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होना, कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के बाद प्रैक्टिस करना, और उसके बाद एनालिसिस करना। ये 3 चीजें अगर आप कर पाते हो तो मतलब आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर ले जाओगे। कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस, क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस से एग्जाम नहीं निकला करते, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, मॉक देने पड़ेंगे कि कहाँ पे कमी और रह जाती है। वो अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते आप एक जगह ऐसा पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हाई होगा, और अब आप एग्जाम में जाएंगे तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन आपका होगा। तो ऐसे में क्या क्या चाहिए? ऐसे में मुझे शायद लाइव क्लास चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, है ना, या लाइव क्लास की जगह मुझे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए किसी की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो बेसिकली मुझे गाइडेंस चाहिए, है ना, गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? मुझे मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, है ना, मुझे मटेरियल चाहिए। और ये सब मेरे पास हो तो फिर मुझे लास्ट में चाहिए टेस्ट सीरीज, जिससे कि मैं टेस्ट लगा सकूं, या मुझे बेसिकली टेस्ट चाहिए,
ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको अगर हमारी मदद अपने आप से आप कर रहे हैं, कोई मेंटोर है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा है बड़ा जिसने पहले एग्जाम निकाला जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको सही मटेरियल सही कंटेंट दे सकता है, बहुत अच्छी बात है गाइस, प्लीज गो फॉर इट एंड अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करने लग जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी जहां पे जैसे जरूरत आपको हो वहां पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक फ्री सेशन लेकर आती हूँ एट 11 AM। ये रीजनिंग का कंप्लीटली फ्री क्लास है जो हर दिन होता है मंडे टू सैटरडे। इस क्लास को आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें हमारी हेल्प या गाइडेंस की जरूरत है तो गाइस ये बैचेस हैं एसओ का मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर, लॉ एंड आईटी ऑफिसर, ये सभी बैचेस अवेलेबल हैं। बैचेस के साथ साथ आपके पास इन सभी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट प्राइम भी अवेलेबल है, ठीक है। एंड ये हैं आपकी सभी बैचेस की टेस्ट सीरीज, जैसे एचआर की अलग है, राजभाषा की अलग है, लॉ की अलग है, आईटी की अलग है। और अगर आप चाहते हो कि ये सारे टेस्ट आपको एक जगह पे मिल जाए तो ये सारे टेस्ट आपको एक जगह पे मिलते हैं। कहाँ? टेस्ट प्राइम में। टेस्ट प्राइम में ये सभी टेस्ट, एसओ के टेस्ट भी, पीओ के टेस्ट भी, आरबीआई के टेस्ट, नबार्ड के टेस्ट, सबके टेस्ट आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। डिस्काउंट कोड ये यूज कर लेना, आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। एक तो है कि मुझे एसओ की तैयारी करनी, मुझे एसओ का बैच लेना है, लेकिन अगर आप एसओ का बैच आज ही लोगे, यानी कि आज या कल में लोगे, तो आपको एक ऑफर मिल रहा है। आई थिंक ये ऑफर आज तक ही लिमिटेड है, एक बार चेक कर लेना। अगर कल है तो कल भी देख सकते हैं आप, बट जहां तक मेरी जानकारी शायद ये ऑफर केवल आज तक के लिए है कि आपको इस समय अगर आप किसी भी लाइव बैच में जाते हैं, जैसे कि अगर सपोज आप आईबीपीएस एसओ एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, आईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपने आईटी का बैच लिया और आईटी के बैच के साथ साथ आपको 1 महीने का बैंक महापैक प्लस का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिलेगा। इसके अंदर आपको सभी लाइव क्लासेस मिलेंगे, सभी वीडियो कोर्स मिलेंगे, सभी टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो ये ऑफर गाइस लेकिन चेक कर लेना आज के लिए ही अवेलेबल है या कल भी है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप बैच अगले किसी महीने में लेना चाहते थे तो उसको आज लीजिए और अपना ये बैंक महापैक प्लस का कंप्लीट 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जरूर आप ले और अपनी तैयारी को और बेस्ट करें। यूज द कोड Y651, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जाना है अड्डा की ऐप पे। अड्डा की ऐप में आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडी चैनल पे, रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए और रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आप एसओ में चले जाइए। आईबीपीएस एसओ के बैचेस आर अलाइंड, उन बैच में जाके आप जिस भी बैच को लेना चाहते हैं वहां पे क्लिक करें और ये कोड अप्लाई करें। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकेगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओके, चलिए, सो दैट विल बी ऑल। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। हमारी एक क्लास सुबह 11 बजे होती है, डेली होती है रीजनिंग की फ्री क्लास, उसमें जरूर बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।